रिवाइज कीजिए 6.9 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। पढ़ चुके हैं कि डीएनए में पाए जाने वाले बेसिस के सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप उसकी डीएनए के सीक्वेंस में होता है। यदि दो इंडिविजुअल भिन्न हैं तो उनमें मिलने वाला डीएनए का सीक्वेंस भी कम से कम कुछ स्थानों पर भिन्न होना चाहिए। ये कल्पनाएं ह्यूमन जीनोम में उपस्थित कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हमें विवश करती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, डीएनए में पाए जाने वाले बेसिस के सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप उसके डीएनए के सीक्वेंस में होता है। यदि दो इंडिविजुअल भिन्न हैं तो उनमें मिलने वाला डीएनए का सीक्वेंस भी कम से कम कुछ स्थानों पर भिन्न होना चाहिए। यही कल्पनाएं ह्यूमन जीनोम में उपस्थित कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हमें विवश करती है। जी हाँ, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए that determines the genetic information of a given organism. In other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequences. If two individuals differ, then their DNA sequences should also be different, at least at some places. These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of a human genome. जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से किसी भी डीएनए के पीस को आइसोलेट तथा क्लोन किया जा सकता है। डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए सिंपल तथा फास्ट टेक्निक्स उपलब्ध है। इस कारण 1990 में ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की शुरुआत हुई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स से किसी भी डीएनए के पीस को आइसोलेट तथा क्लोन किया जा सकता है। डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए सिंपल तथा फास्ट टेक्निक उपलब्ध है। इस कारण 1990 में ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की शुरुआत हुई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। जी हाँ, विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences. A very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. बताइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP कब लॉन्च हुआ? जी हाँ, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP लॉन्च हुआ। जी हाँ, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP लॉन्च हुआ। ह्यूमन जीनोम में लगभग कितने बेस पेयर मिलते हैं? जी हाँ, ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर मिलते हैं। जी हाँ, ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर मिलते हैं। जी हाँ, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव approximately 3 × 10⁻⁹ base pair. जी हाँ, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव approximately 3 × 10⁻⁹ base pair. ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर मिलते हैं। यदि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को जानने के लिए प्रति बेस पेयर $3 खर्च होते हैं, यानी कि शुरुआत में एस्टिमेटेड कॉस्ट
अगर हो तो पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च लगभग 9 बिलियन यूएस डॉलर होगा। यदि प्राप्त सीक्वेंसेस को बुक में टाइप्ड फॉर्म में स्टोर किया जाए तथा बुक के प्रत्येक पेज में 100 लेटर्स हों और प्रत्येक बुक में 1000 पेजेस हों, तो एक सिंगल ह्यूमन सेल से प्राप्त डीएनए सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऐसी 3300 बुक्स की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इनॉर्मस अमाउंट में जेनरेटेड डाटा की स्टोरेज, रिट्राइवेबल और एनालिसिस के लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की आवश्यकता होगी। एचजीपी के बारे में जानकारी बायोलॉजी के नए एरिया की तेजी से विस्तार के कारण संभव हो पाई, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बताइए, एचजीपी क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है? जी हाँ, एचजीपी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्लोजली एसोसिएटेड है। जी हाँ, एचजीपी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्लोजली एसोसिएटेड है। चलिए, गोल्स ऑफ एचजीपी को बताइए। जी हाँ, ह्यूमन डीएनए में लगभग सभी 20,000 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना। जी हाँ, आइडेंटिफाई ऑल दी अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। जी हाँ, आइडेंटिफाई ऑल दी अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। सेकेंड, ह्यूमन डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। जी हाँ, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए। जी हाँ, सेकेंड, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए। थर्ड, उपरोक्त इंफॉर्मेशन के टूल को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। प्रोजेक्ट द्वारा उठने वाले एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज एलसी के बारे में विचार करना। एलसी मतलब एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। एलसी मतलब एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 वर्षों का प्रोजेक्ट था, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा कोऑर्डिनेटेड था। जी हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 वर्षों का प्रोजेक्ट था, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा कोऑर्डिनेटेड था। प्रारंभिक वर्षों में वेलकॉम ट्रस्ट यूके एचजीपी का मेजर पार्टनर था। बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना व अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। यह प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था। विभिन्न व्यक्तियों में डीएनए के वेरिएशन से प्राप्त जानकारी से ह्यूमन को प्रभावित करने वाले हजारों डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने, ट्रीटमेंट तथा कभी-कभी उनको रोकने के नए-नए तरीकों का रिवोल्यूशन हो सका। ह्यूमन बायोलॉजी को समझने की क्लू के अतिरिक्त नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के डीएनए सीक्वेंस से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ का उपयोग कर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरनमेंटल सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सकता है। बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, पेस्ट, काइनोरहैबिडिटिस एलिगेंस, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, ड्रोसोफिला, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, प्लांट यानी कि राइस तथा एरेबिडोप्सिस आदि के सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जिनको सीक्वेंस्ड किया जा चुका है।
जी हाँ, बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, काइनोरहैबिडिटिस एलिगेंस जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई, प्लांट जैसे कि राइस तथा अरबिडोप्सिस आदि के सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जी हाँ, बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, काइनोरहैबिडिटिस एलिगेंस जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई, प्लांट जैसे कि राइस तथा अरबिडोप्सिस आदि के सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। चलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथोडोलॉजी को बोलिए। जी हाँ, द मेथड इन्वॉल्व्ड टू मेजर अप्रोचेस। One approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA, referred to as expressed sequence tags, यानी ESTS. The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence, and later assigning different regions in the sequence ए टर्म जिसको रेफर किया जाता है टू एज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन किसको कहा जाता है? जी हाँ, सिंपली जीनोम के पूरे सेट का सीक्वेंस प्राप्त कर जिसमें समस्त कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस उपस्थित हो और बाद में उनके कार्य के साथ डिफरेंट रीजन निर्धारित करना सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। जी हाँ, simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with functions termed as sequence annotation. जी हाँ, simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with functions termed as sequence annotation। HGP के मेथोडोलॉजी में, जी हाँ, HGP के मेथोडोलॉजी में किसी सेल के टोटल डीएनए के सीक्वेंस के लिए पहले उसे सेल से आइसोलेट करते हैं तथा इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि याद करो डीएनए एक बहुत बड़ा पॉलीमर है तथा डीएनए के बहुत बड़े फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग में टेक्निकल लिमिटेशन होती है और स्पेशलाइज्ड होस्ट का यूज करके डीएनए के फ्रेगमेंट की सुटेबल होस्ट में क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के पीस के एम्प्लीफिकेशन में सहायता प्रदान करता है, जिससे सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एचजीपी के मेथोडोलॉजी में किसी सेल के टोटल डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए पहले उसे सेल से आइसोलेट करते हैं तथा इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि डीएनए एक बहुत बड़ा पॉलीमर है तथा डीएनए के बहुत बड़े फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग में टेक्निकल लिमिटेशन होती है। बाद में स्पेशलाइज्ड होस्ट का यूज करके डीएनए के फ्रेगमेंट की सुटेबल होस्ट में क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के पीस के एम्प्लीफिकेशन में सहायता प्रदान करता है, जिससे सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। जी हाँ, फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस। क्योंकि डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर आर लिमिटेशन यानी कि टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी long piece of DNA and cloned in a suitable host using specialized vectors. The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with S. जी हाँ, for sequencing the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes।
क्योंकि डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देयर आर लिमिटेशन, यानी कि टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए and cloned in a suitable host using specialized vectors. The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with S. Commonly used host HGP में कौन थे? जी हाँ, कॉमनली यूज्ड होस्ट एचजीपी में बैक्टीरिया और ईस्ट थे। जी हाँ, कॉमनली यूज्ड होस्ट एचजीपी में बैक्टीरिया और ईस्ट थे। एचजीपी में फैक्टर कौन थे? जी हाँ, कॉमनली यूज्ड होस्ट बैक्टीरिया और ईस्ट थे और वेक्टर्स बीएसी और वाईएसी थे, यानी कि बाक और याक, बाक याक, बाक याक, बाक याक, बाक यानी कि बीएसी का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, बाक यानी कि बीएसी यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। जी हाँ, बाक यानी कि बीएसी यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। जी हाँ, बाक यानी कि बीएसी यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। याक का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, याक यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। जी हाँ, याक यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। जी हाँ, याक यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। एचजीपी में द फ्रेगमेंट वेयर सीक्वेंस्ड यूजिंग। जी हाँ, एचजीपी में फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस्ड किया गया था यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। जी हाँ, एचजीपी में फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस्ड किया गया था यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। बताइए, ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? जी हाँ, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स वर्क करते थे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। जी हाँ, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स वर्क करते थे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। ये सीक्वेंसेस अरेंज किए गए बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम। जी हाँ, ये सीक्वेंसेस अरेंज किए गए बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम। सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के जनरेशन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के जनरेशन की आवश्यकता होती है। इन सीक्वेंस को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है, इसलिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स डेवलप किए गए। बाद में इन सीक्वेंस की व्याख्या करके इन्हें प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ निर्धारित किया गया। क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस मई 2006 में कंप्लीट हुआ, यानी कि यह 24 ह्यूमन क्रोमोसोम यानी कि 22 ऑटोसोम और एक्स तथा वाई क्रोमोसोम के सीक्वेंस के लास्ट में किया गया। जी हाँ, क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस मई 2006 में कंप्लीट हुआ, यानी कि यह 24 ह्यूमन क्रोमोसोम यानी कि 22 ऑटोसोम और एक्स तथा वाई क्रोमोसोम के सीक्वेंस के लास्ट में किया गया। दूसरा चैलेंजिंग टास्क था जीनोम का फिजिकल तथा जेनेटिक मैप तैयार करना। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन polymerization of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequences known as microsatellites। यानी कि one of the application of polymerization in repetitive DNA sequences shall be explained in the next section of DNA fingerprinting।
जी हाँ, another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. This was generated using information on polymerization of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequences known as microsatellites. बताइए क्लोनिंग किसमें सहायता करता है जिससे सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। जी हाँ, क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के पीस के एम्प्लीफिकेशन में सहायता प्रदान करता है जिससे सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। जी हाँ, क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के पीस के एम्प्लीफिकेशन में सहायता प्रदान करता है जिससे सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। बताइए प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का क्रेडिट किसको जाता है? जी हाँ, प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का क्रेडिट सेंगर को जाता है। जी हाँ, प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का क्रेडिट सेंगर को जाता है। सीक्वेंसिंग के लिए किसका जनरेशन आवश्यक होता है? जी हाँ, सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट का जनरेशन आवश्यक होता है। जी हाँ, सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट का जनरेशन आवश्यक होता है। बताइए ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं? जी हाँ, ह्यूमन में 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं। जी हाँ, ह्यूमन में 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं। जी हाँ, ह्यूमन में 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं। चलिए रिवाइज कीजिए 6.9.1 साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम को। बताइए ह्यूमन जीनोम कितना मिलियन बेस पेयर कंटेंस करता है? जी हाँ, दी ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन बेस पेयर। जी हाँ, दी ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन बेस पेयर। बताइए प्रत्येक जीन में एवरेज कितने बेसिस उपस्थित होते हैं परंतु इनका आकार में बहुत विभिन्नताएं हैं। साथ में यह बताइए ह्यूमन में ज्ञात सबसे बड़ा जीन कौन है और इसमें कितने बेसिस हैं? जी हाँ, एवरेज जीन कंसिस्ट होता है 3000 बेसिस से, लेकिन यह साइज में वैरी करता है ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं। जी हाँ, प्रत्येक जीन में एवरेज 3000 बेसिस उपस्थित है परंतु इनके आकार में बहुत विभिन्नताएं हैं। ह्यूमन में ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस है। जी हाँ, प्रत्येक जीन में एवरेज 3000 बेसिस उपस्थित है परंतु इनके आकार में बहुत विभिन्नताएं हैं। ह्यूमन में ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस है। बताइए टोटल जीन की एस्टिमेटेड संख्या कितनी है? जी हाँ, टोटल जीन की एस्टिमेटेड संख्या 30,000 है जो पहले एस्टिमेटेड नंबर यानी कि 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम है। लगभग सभी यानी कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस सभी लोगों में एग्जैक्टली सेम होते हैं। जी हाँ, टोटल जीन की एस्टिमेटेड संख्या 30,000 है जो पहले एस्टिमेटेड नंबर यानी कि 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम है। लगभग सभी यानी कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस सभी लोगों में एग्जैक्टली सेम होते हैं। बताइए कितना परसेंट से ज़्यादा डिस्कवर्ड जीन के फंक्शन के बारे में पता नहीं है?
जी हाँ, 50% से ज़्यादा डिस्कवर्ड जीन के फंक्शन के बारे में पता नहीं है। दी फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। दी फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। बताइए कितने जीनोम प्रोटीन को कोड करते हैं? जी हाँ, 2% से कम जीनोम प्रोटीन को कोड करते हैं। जी हाँ, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। जी हाँ, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। बताइए क्या ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा पोर्शन रिपीटेड सीक्वेंस से बना होता है? जी हाँ, ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा पोर्शन रिपीटेड सीक्वेंस का बना होता है। जी हाँ, रिपीटेड सीक्वेंस इज द मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जी हाँ, रिपीटेड सीक्वेंस इज द मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रिपीटेटिव सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस के क्या होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं? और यह बताइए कि कितने बार कभी कभी रिपीट हो जाते हैं? जी हाँ, रिपीटेटिव सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस के स्ट्रेचेस होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। कभी कभी 100 से 1000 बार रिपीट होते हैं। इसके बारे में विचार है कि इनका कोडिंग में कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता, परंतु इनसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स तथा इवोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ, रिपीटेटिव सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस के स्ट्रेचेस होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। कभी कभी 100 से 1000 बार रिपीट होते हैं। इसके बारे में विचार है कि इनका कोडिंग में कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता, परंतु इनसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स तथा इवोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics, and evolution. जी हाँ, repetitive sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamics, and evolution. बताइए किस क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा जीन और किस में सबसे कम जीन है? जी हाँ, क्रोमोसोम 1 में सर्वाधिक जीन यानी कि 2968 तथा वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन यानी कि 231 होते हैं। जी हाँ, क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन्स 2968 यानी कि 2968, एंड द वाई हैज द फीवेस्ट यानी कि 231। जी हाँ, क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन्स 2968 यानी कि 2968, एंड द वाई हैज द फीवेस्ट यानी कि 231 यानी कि 231। वैज्ञानिकों ने ह्यूमन में लगभग कितने स्थानों पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस का पता लगाया है? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने ह्यूमन में लगभग 1.4 मिलियन स्थानों पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस का पता लगाया है। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences occur in humans. Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences occur in humans. SNPs का क्या मतलब है? जी हाँ, SNPs मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs।
जी हाँ, SNPs मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs। जी हाँ, SNPs मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs। उपरोक्त जानकारी ने क्रोमोसोम में डिजीज आधारित सीक्वेंस तथा मानव इतिहास का पता लगाने में सहयोग प्रदान किया। दिस इंफॉर्मेशन promises to revolutionize the processes of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history। जी हाँ, this information promises to revolutionize the processes of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history। रिवाइज कीजिए 6.9.2 एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस को। डीएनए सीक्वेंस से प्राप्त सार्थक जानकारियां व रिसर्चेज से आने वाले दशकों में बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में काफी सरलता हो गई। जी हाँ, ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इस बृहद कार्य को पूर्ण करने में संसार के पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर की विभिन्न क्षेत्रों के कई हजार विशेषज्ञों तथा रचनाकारों का योगदान रहा। दिस इनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन्स इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि बायोलॉजिकल रिसर्चेज में मूलतया नए आयामों का समावेश हो सका। जी हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ हैविंग द HG सीक्वेंस में will be enabling a radically new approach to biological research। पहले रिसर्चर्स एक समय में एक या कुछ जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे। संपूर्ण जीनोम सीक्वेंस तथा नई टेक्नोलॉजीज के आधार पर उठने वाले प्रश्नों को हल करने में अब काफी व्यापक व व्यवस्थित तरीके से सहायता मिली है। जी हाँ, इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीज वन और a few genes at a time with new genome sequences and new high throughput technology we can approach questions systematically and on a much broader scale। इससे जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए पार्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन या ट्यूमर में मिलने वाले सभी ट्रांसक्रिप्ट व हजारों जीन्स व प्रोटीन्स आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं। इससे प्राप्त जानकारी लाइफ की केमिस्ट्री को ऑर्केस्ट्रेट बनाने में उपयोगी रही। जी हाँ, they can study all the genes in the genome, for example all the transcripts in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks to orchestrate the chemistry of life।